Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को जो समझाया था दैट वाज डायमेंशनल फार्मूला फॉर द कैपेसिटी, राइट। कैपेसिटी का डायमेंशनल फार्मूला मैंने आप लोगों को निकलवा दिया था। आज हम लोगों के सामने जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है ड्राइव द रिलेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। क्लियर, यही क्वेश्चन हमें प्रूव करना है अगला, है ना। वो मुझसे बोल रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको। ही इज टेलिंग यू ड्राइव द रिलेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। सीन क्लियर है सभी को? क्वेश्चन समझ में आता है? चलिए करते हैं इसे, देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए, तो सभी लोग ध्यान से ऑन द बोर्ड देखेंगे, सभी लोग, ठीक है ना। तो देखिए गौर से, वो बोल रहा है, भाड़ में जान दो जो बोल रहा है वो, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसको मैंने चार्ज दिया है। ये चार्ज मैंने इस स्फेरिकल कंडक्टर को दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है सभी को प्रॉपर बोर्ड पे? बोलो भैया, है ना। ये चार्ज मैंने इस स्फेरिकल कंडक्टर को दिया है। मैंने मान लिया इस स्फेरिकल कंडक्टर की जो रेडियस है वो आर है, ठीक है बॉस। सीन क्लियर है? ओके। अब ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है ना, अगर मैं इसे जमीन पे रखूंगा तो पूरा चार्ज कहां चला जाएगा? जमीन पे रखूंगा तो पूरा चार्ज कहां चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। तो पूरा चार्ज अर्थ के अंदर ना जाए, पूरा चार्ज अर्थ के अंदर ना जाए, तो इसके लिए हमने क्या किया, इस स्फेरिकल कंडक्टर को इसके ऊपर रख दिया, एक इंसुलेटर के ऊपर रख दिया। इंसुलेटर बोले तो रबर, ये प्लास्टिक उसके ऊपर रख दिया, है ना। तो रबर या प्लास्टिक का स्टैंड अगर लगा दूंगा तो ऐसा करके मैंने क्या किया, इसे जमीन से अलग कर दिया, आइसोलेट कर दिया इसे जमीन से। समझ में आ रही है बात? पहले ये स्फेरिकल कंडक्टर था, लेकिन अब ये आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर हो गया। आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का मतलब ये है कि मैंने इसे जमीन से अलग कर दिया। कहानी समझ में आ रही है? हाँ, तो बस वो कह रहा है कि ये जो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है ना, इसकी कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला ड्राइव कीजिए। ही इज टेलिंग यू ड्राइव द रिलेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। क्लियर? अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन। ही इज टेलिंग यू ड्राइव द रिलेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो करें शुरुआत। तो देखते हैं सभी लोग, इस आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी निकालने के लिए, भैया हमको मालूम है कैपेसिटी निकालने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, ले देके C बराबर Q अपॉन V। ये हमने बचपन में पढ़ा था। बोलो भैया, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था ये फॉर्मूला आप लोगों ने? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो C बराबर Q अपॉन V, V पोटेंशियल है। तो मुझे मालूम है स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर जो पोटेंशियल होता है, फॉर्मूला पढ़ा है हमने पोटेंशियल का, V इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q अपॉन R। यहाँ पर आप कैपिटल R मान रहे हो, इसलिए कैपिटल R, स्मॉल r मानते तो स्मॉल r लिख देते। सीन क्लियर है भैया? यहाँ तक सभी को बात समझ में आ रही है? Q से Q कैंसिल हो जाएगा, बोलो। अब आप बताओ 4πε0 KR कहाँ पहुँच जाएगा? कहाँ पहुँच जाएगा 4πε0 KR? बोलो, ऊपर पहुँचा दें, इसे पहुँचा दें ऊपर, बोलो भैया। तो 4πε0 KR ऊपर पहुँचाया तो ये हो जाएगा C बराबर 4πε0 KR। ये रिलेशन आ गया कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? सबको बात समझ में आई? क्या नज़ारा चल रहा है यहाँ पे? ओके। किसी ने पूछा ड्राइव द रिलेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ एन स्फेरिकल कंडक्टर या आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, तो यहाँ तक कर देंगे आप लोग, है ना। सुनते जाइए अभी। ये जो रिलेशन हमारा आया है दैट इज इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में तो यूनिट फेराड होगी, है ना, या सिंपल कैपिटल एफ भी लिख सकते हैं। समझ में आ रही है बात सभी को? अब आगे देखिएगा ध्यान से सब लोग। अगर किसी ने बोला कि भैया ये फॉर्मूला सीजीएस सिस्टम में लिखो, सीजीएस सिस्टम में, तो मुझे मालूम है एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं तो 4πε0 हट जाता है। तो 4πε0 अगर हट जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा? C बराबर KR। अब सीजीएस सिस्टम में निकाला है आपने तो क्या यूनिट क्या हो जाएगी? स्टेट फेराड। बोलो भैया, सीन क्लियर है? सभी को बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है,
क्लियर। सपोज करिए ये एयर में रखा हुआ है, इसके चारों तरफ मीडियम अगर एयर है तो हमें मालूम है फॉर एयर के इज इक्वल टू 1 होता है, फॉर एयर के इज इक्वल टू 1, तो के की जगह 1 तान देंगे तो इसे ये भी लिख सकता हूँ। बोलो भैया लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बात समझ में आ रही है सभी को? तो इस क्वेश्चन को वो अलग अलग अंदाज में आपसे पूछ सकता है, तो उसके अंदाज सुनिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से सुनेंगे हम लोग। अंदाज उसका पहला अंदाज सुने, वो बोलेगा प्रूव दैट द कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर इज इक्वल टू द 4 पाई एप्सिलॉन 0 के टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ तक कर देंगे। अगर उसने बोला प्रूव दैट द कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर, तो यहाँ तक चमका देना। और अगर उसने बोला प्रूव दैट द कैपेसिटी ऑफ द आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर, तो यहाँ तक कर देना। समझ गए ना? क्लियर है? वैसे तो ये यहीं खत्म हो गया, लेकिन अगर उसने कुछ स्पेसिफिक प्रूव करवाया तो आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है? तो जल्दी से फटाफट नोट्सों में पढ़ लो इसे आप लोग। ठीक है, तो अगर सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में वो हमसे बोल रहा है ड्राइव द रिलेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर, है ना, या एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। तो देखते हैं सभी लोग ध्यान से, वेरियस फैक्टर्स, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी कंडक्टर की कैपेसिटी को इफेक्ट करते हैं। तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा, मैंने अभी अभी ताज़ा फॉर्मूला पढ़ा है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 KR, राइट। ये इसकी कैपेसिटी का जनरल फॉर्मूला है। अभी अभी आपने 2 मिनट पहले प्रूव किया था, बोलो, है ना। अच्छा, जब हमने इसे प्रूव किया था तो आप खुद देखिए, ये फॉर्मूला आपसे चीख के कुछ बातों के बारे में आपसे कह रहा है ना। ये फॉर्मूला आपसे चीख के कुछ बातों के बारे में कह रहा है। वो बातें कौन कौन सी हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। ये फॉर्मूला हमसे कह रहा है C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, इक्वेशन नंबर 1, है ना। ये दूसरा फैक्टर मुझसे कह रहा है C प्रोपोर्शनल टू R, ये दो फैक्टर तो यही हो गए, है ना। यानी सबसे पहली बात हो गया K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, यानी किसी कंडक्टर की जो कैपेसिटी होती है दैट डिपेंड ऑन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। क्लियर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इंक्रीजेस, कैपेसिटी इंक्रीजेस, है ना। इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम डिक्रीजेस, कैपेसिटी डिक्रीजेस। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। क्लियर? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का समझते हो ना आप लोग, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। यानी जैसे ये जो है, अगर हवा में रखा होगा तो कैपेसिटी इसकी कुछ और होगी, पानी में रखा होगा तो कैपेसिटी कुछ और होगी, यानी अलग अलग मीडियम में कैपेसिटी अलग अलग होगी। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग, है ना। तो एक फैक्टर तो हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं रेडियस ऑफ द कंडक्टर। इसे रेडियस ऑफ द कंडक्टर ना बोलते हुए आपके नोट्सों में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, कभी भी किसी चीज़ को लिखते हैं तो एक जनरल चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो रेडियस ऑफ द कंडक्टर को मैं इनडायरेक्टली साइज ऑफ द कंडक्टर भी लिख सकता हूँ। अगर इसकी सपोज करो रेडियस बढ़ेगी तो इसका मतलब साइज बढ़ेगा इसका, सही बोल रहा हूँ। तो इसको इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ साइज ऑफ द कंडक्टर, है ना। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा साइज ऑफ द कंडक्टर। आप रेडियस ऑफ द कंडक्टर भी लिख सकते हैं, पर साइज ऑफ द कंडक्टर लिखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा है। साइज ऑफ द कंडक्टर लिख देने से किसी भी प्रकार के कंडक्टर की बात हो जाएगी, और रेडियस लिखेंगे तो इसी टाइप का कंडक्टर होगा जो गोल टाइप का होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर है? तो हम लोग हमेशा एक जनरल चीज़ लिखने की कोशिश करते हैं। तो साइज ऑफ द कंडक्टर की अगर मैं बात करूँ तो आप बताओ, इफ साइज ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, साइज ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, कैपेसिटी इंक्रीजेस। समझ गए सब लोग? क्लियर है? आगे बढ़ो। ओके, दो फैक्टर के बाद अब तीसरा फैक्टर आता है। अब देखो भैया, कैपेसिटी मुझे दिख रही थी इस पे डिपेंड करती है, इस पे डिपेंड करती है, ये दो फैक्टर तो मैंने बोल दिए।
अब मुझे तीसरे फैक्टर की आवश्यकता है, तो इस तीसरे फैक्टर के लिए हम लोग ध्यान से सुनेंगे थोड़ा सा। यार मुझे मालूम है कि कैपेसिटी के लिए एक फॉर्मूला और होता है जो जनरल फॉर्मूला होता है, सब जगह काम करता है, C बराबर Q/V। बोलो भैया यस और नो, है ना। अब सपोज करिए मैं कैपेसिटी बढ़ाना चाहता हूं, तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं चार्ज बढ़ा दूं, है ना, या फिर मैं पोटेंशियल कम कर दूं, है ना। दोनों ही तरीके से कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले मैंने ये वाला फैक्टर देखते हैं, चार्ज। तो भैया कल मैंने आपको बताया था ये कंडक्टर है, मैं इसे चार्ज देता जा रहा हूं, ये लेता जा रहा है। एक लिमिट से ज्यादा चार्ज दूंगा तो क्या होगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कहेगा, बताया था आपको, याद है, क्लियर। तो चार्ज तो एक लिमिट से ज्यादा दे नहीं सकते, तो वहां तो कहानी फेल हो गई। यानी अपन ये सोचे चाहे जितना चार्ज बढ़ा दें और कैपेसिटी बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं होता, राइट, क्योंकि एक लिमिट तक वो चार्ज को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं करता है। तो दूसरा तरीका मेरे पास बचता है, पोटेंशियल कम कर दूं। बोलो, दूसरा तरीका मेरे पास ये बचता है कि पोटेंशियल कम कर दूं। तो हम लोग क्या करते हैं, तीसरा फैक्टर जो है दैट इज प्रेजेंस ऑफ अनचार्ज कंडक्टर, प्रेजेंस ऑफ अनचार्ज कंडक्टर। यहां पर क्या कहानी है हम लोग ध्यान से देखेंगे। प्रेजेंस ऑफ अनचार्ज कंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं, चार्ज कंडक्टर के पास कोई अनचार्ज कंडक्टर रख देते हैं। अगर हम चार्ज कंडक्टर के पास अगर कोई अनचार्ज कंडक्टर रख देंगे, तो चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल कम हो जाएगा। बताया था, याद है, फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, है ना। तो चार्ज कंडक्टर के पास अगर कोई अनचार्ज कंडक्टर रख देंगे, तो चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल कम हो जाएगा, और अगर पोटेंशियल कम हो जाएगा तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। समझ में आ रही है बात, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, डू यू अंडरस्टैंड, क्लियर। तो कौन कौन से फैक्टर हो गए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, साइज ऑफ द कंडक्टर, और प्रेजेंस ऑफ अनचार्ज कंडक्टर। क्या मैं उम्मीद करूं समझ गए। एक बार चलो बोलो फटाफट, बोलो लैंग्वेज के फॉर्म में बोलो। पहला फैक्टर क्या हो गया, हाँ, डोंट से के, नो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, है ना। चलो, डोंट से रेडियस, बजाय रेडियस के आप इसे बोलो साइज ऑफ द कंडक्टर, है ना, साइज ऑफ द कंडक्टर। और थर्ड, ये तो लिखो ही है, थर्ड क्या है, देखो मत नालायक हो, प्रेजेंस ऑफ अनचार्ज कंडक्टर, है ना, प्रेजेंस ऑफ अनचार्ज कंडक्टर। तो समझ गए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, क्लियर है। तो जल्दी से फटाफट पढ़ लो एक बार इसे। तो इसके बाद अब हम लोगों के सामने आ रहा है एक न्यूमेरिकल, राइट। तो चलिए उस न्यूमेरिकल को हम सभी लोग सॉल्व करते हैं मिलजुल के, देखते हैं इस न्यूमेरिकल को कि क्या दिया है इस न्यूमेरिकल में, है ना। तो इस न्यूमेरिकल में वो आपसे बोल रहा है कि अज्यूमिंग द अर्थ टू बी ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ डायमीटर 12.8 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोमीटर, 12.8 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोमीटर, अच्छी बात है। आगे बोल रहा है कैलकुलेट इट्स कैपेसिटी, कैपेसिटी कैलकुलेट करो, कैपेसिटी कैलकुलेट करो, ये उसका क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि आप अर्थ को एक स्फेरिकल कंडक्टर माने, क्या माने, अर्थ को एक स्फेरिकल कंडक्टर माने, और उसका डायमीटर ये है, दिया गया है डायमीटर, है ना, उसका डायमीटर इतना दिया गया है, तो कह रहा है उसकी कैपेसिटी कैलकुलेट करो। तो चलिए भैया करते हैं हम लोग इसकी कैपेसिटी को कैलकुलेट, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। तो भैया डायमीटर हमको दिया है, तो हमें मालूम है रेडियस जो होता है वो, आप लोगों को कोई और आवाज डिस्टर्ब कर रही है क्या, नहीं आ रही, ठीक है, यही सुनाई दी होगी तुम्हें, और तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी ना, ठीक है। तुम्हारे कान वैसे तो तेज ना ने। तो रेडियस जो होता है ना वो डायमीटर का हाफ होता है, ये तो मालूम होगा कि जीव ना मालूम, रेडियस डायमीटर का आधा होता है। तो r इज इक्वल टू डी बाई 2, तो d की जगह मैंने लिख दिया 12.8 इंटू 10 टू दी पावर 3/2 किलोमीटर। किलो को लगे आते हैं 10 की पावर 3 लिख दूं, बुरा नहीं लगे तो बोलो भैया, किलो 1000 होता है ना, तो किलो की जगह 10 की पावर 3 लिख दी, बुरा लग रहा हो तुम्हें, लगे लग जाए, मैं क्या कर दूंगा मैं, क्लियर। तो 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 1 से 2, 2 6 से 12, 2 4 से 8, तो ये हमारा आ गया 6.4 इंटू 10 टू दी पावर, बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 10 की पावर 6 मीटर। क्या ये बात समझ में आई सभी को, दिखाई दे रहा है ना मैं बोर्ड पे जो लिख रहा हूं।
तो रेडियस आ गई हमारी, कितनी आ गई, अर्थ का डायमीटर इतना दिया था, हमने सॉल्व कर दिया, रेडियस निकाल दी 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। वो कह रहा है अर्थ को आप एक स्फेरिकल कंडक्टर माने और उसकी कैपेसिटी कैलकुलेट करें। तो भैया मैं ज्यादा पढ़ो लिखो ना, पर मुझे मालूम है कि कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर जो फार्मूला होता है 4πε0 kr, जनरल फार्मूला यही तो होता है। बोलो भैया होता है कि नहीं होता है? अब आ जाओ 4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 दद्दम, क्लियर है? टिंडे दद्दम 9 इंटू 10⁻9। मैंने बचपन में ये पढ़ा था 1/4πε0 बराबर 1/4πε0 की वैल्यू होती थी 9 इंटू 10⁻9। अब मुझे 1/4πε0 की नहीं चाहिए, 4πε0 की चाहिए। तो जाए पलटे हो तो जो पलटे हो, तो 4πε0 इसे पलट दिया तो ये पलट के क्या हो जाएगा? बोलो भैया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अपॉन में 1 लिखना जरूरी है क्या? बोलो है। तो 4πε0 कितना हो गया? 1/9 इंटू 10⁻9। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो 4πε0 की जगह मैंने टांग दिया 1/9 इंटू 10⁻9। के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम कितने दे दूं? के तो कछु दयो ही ना ने पट्ठन ने, तो एक, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। रेडियस अपनी जे आ गई 6.4 इंटू 10⁻6। अब तो कर लोगे जाए, बोलो कर लोगे नहीं कर लोगे? तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 711 इंटू 10⁻6 फैराड। इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बता दूं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट याद करवा दिया जाता है कि भैया अर्थ की कैपेसिटी होती है, द कैपेसिटी ऑफ द अर्थ इज, बस ऐसे आता है और ये चिपका दिया, ये याद करवा दिया जाता है। या फिर इसे शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए 10⁻6 की जगह माइक्रो लिख देते हैं, 711 माइक्रो फैराड। समझ में आ रही है बात? नहीं है बात समझ में? क्लियर? तो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे वो उसने केवल ये बोला है क्वेश्चन, भला इंसान है यहाँ पर, वो ये सब दे रहा है तुमको, नहीं तो कायदे से तुम्हें अर्थ की रेडियस पता होनी चाहिए, 11th में पढ़ी होगी आपने, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। क्लियर है? तो अर्थ की रेडियस हमें पता है तो हम कैपेसिटी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सीन क्लियर है? तो फटाफट इसे उतार लो जरा जल्दी से फुर्ती में। तो इसके बाद हमारे सामने अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, उसमें बोल रहा है द रेडियस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर इज 45 सेंटीमीटर। एक आइसोलेटेड स्फीयर है, उसका रेडियस हमको दे रहा है 45 सेंटीमीटर। अच्छी बात है भैया, 45 सेंटीमीटर है। इट इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट। इसे चार्ज किया जा रहा है कितने पोटेंशियल तक? 100 वोल्ट। यानी कि स्फीयर को चार्ज किया जा रहा है जब तक कि उसका पोटेंशियल 100 वोल्ट ना हो जाए, है ना। तो कह रहा है कैलकुलेट नंबर 1 कैपेसिटी ऑफ द स्फीयर। स्फीयर की कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। दूसरा चार्ज ऑन द स्फीयर, चार्ज ऑन द स्फीयर। चलिए करते हैं भैया। तो भैया ये 45 सेंटीमीटर दे रहा है, तो 45 सेंटी हम लोग बचपन से जानते हैं 10⁻²। सीन क्लियर है? बोलो भैया। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसकी कैपेसिटी। कैपेसिटी का फॉर्मूला हम लोग बचपन से जान रहे हैं। बोलो भैया, कैपेसिटी का फॉर्मूला हम लोग बचपन से जान रहे हैं, स्फेरिकल कंडक्टर है तो कैपेसिटी का फॉर्मूला हो गया C बराबर 4πε0 kr। 4πε0 की वैल्यू अवेल बताई थी 1/9 इंटू 10⁻9। के कुछ नहीं है तो 1। r रेडियस है, रेडियस हमारे पास हो गया 45 इंटू 10⁻²। ठीक है बॉस। 9 1 9, 9 5 45। तो फाइनली आपको सॉल्व करके ये आ गया 5। ये 10⁻² है, 10�9 ऊपर जाएंगे तो 10⁻9। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो ये हो जाएगा 5, बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो 10⁻² -9 -11 फैराड। कहानी क्लियर है भैया यहाँ तक? बोलो भैया सभी को, बात समझ में आ रही होगी आई थिंक। हाँ क्लियर है? यहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको प्रॉपर? बोर्ड पे कट रहा है? क्यों कट रहा है? अब ठीक है, अब तो नहीं कट रहा। ओके। अगला मुझसे कह रहा है कि चार्ज बताऊं। चार्ज, तो चार्ज का फॉर्मूला मैंने पढ़ा था, क्यों बराबर 24। याद आ रहा है? CV, Q बराबर CV। बताओ तो कि ना बताओ? अरे कौन नहीं तो समझ गया मैं, रहने दो, गलती है होती। अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है। Q निकालना है, V को इधर ले गया तो Q बराबर CV, है ना। क्लियर? C कितना है? C की वैल्यू ये रही 5 इंटू 10⁻11। V कितना है? V 100 है, 100 को 10 लिख दो, 10 बोलो 10⁻2, है ना।
तो फाइनली आपका ये हो जाएगा बेटा 5 एज इट इज, बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो 10 की पावर -11 + 2 कितना हो जाएगा -9। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चार्ज निकाला है तो यूनिट क्या होगी कूलम। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। समझ गए कि नहीं समझे, बोलो भैया, उतार लो फटाफट फुर्ती में बात। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोगों के सामने जो है वो बोल रहा है द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज 20 माइक्रोफेराड। द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज 20 माइक्रोफेराड। माइक्रो हम सब लोग जानते हैं, डेसी सेंटी मिली माइक्रो हमने पढ़ा है, 10 की पावर -6 है ना। तो कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज 20 माइक्रोफेराड। क्लियर। आगे कह रहा है इट इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 2000 वोल्ट। वो कह रहा है इस कंडक्टर को चार्ज किया गया है कितने पोटेंशियल तक, 2000 वोल्ट तक, है ना। इसे चार्ज किया गया है 2000 वोल्ट तक। तो कैलकुलेट नंबर 1 चार्ज ऑन द कंडक्टर। सबसे पहले कंडक्टर पे चार्ज पूछ रहा है, और दूसरा आपसे पूछ रहा है वो रेडियस ऑफ द कंडक्टर। रेडियस ऑफ द कंडक्टर, ये दो क्वेश्चन है उसके। तो देखते हैं भैया सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। हमसे चार्ज पूछा जा रहा है ना, चार्ज पूछा जा रहा है। तो चार्ज का फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं, Q बराबर CV। C हमको दिया गया है, C की वैल्यू ये रही 20 × 10⁻⁻6 इंटू V कितना है हमारे पास 2000। बोलो भैया सही जा रहा हूं मैं, हाँ बोलो। तो इसको तो गुणा भाग भी कर लोगे कि ये भी बताऊं, कर पाओगे। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो योर आंसर वुड बी 4 × 10⁻⁻2 कूलम। ये आपका आ गया चार्ज। अब उसने मुझसे रेडियस भी पूछी है, तो दूसरा रेडियस बताता हूँ, ठीक है। रेडियस निकालनी है तो भैया मुझे मालूम है स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C बराबर 4πε0 kr। बोलो भैया होता है कि नहीं होता फॉर्मूला, हाँ होता है ना। जब हमें मालूम है फॉर्मूला ये होता है तो चमका दो। अब क्या है C उसमें दे रखा है हमको 20 × 10⁻⁻6। तो 20 × 10⁻⁻6 4πε0। 4πε0 की वैल्यू अभी भी बताई थी 1/9 × 10⁻9। बोलो 1/4πε0 होता तो 9 × 10⁻9 होता। 4πε0 है तो उलट जाएगा ना, बोलो। ठीक है, K की जगह क्या रखूं 1 × रेडियस R। अब रेडियस मुझे फाइंड आउट करनी है तो इसको सबको इधर ले जाके कैलकुलेट कर पाओगे। क्लियर है, हो जाएगा ना। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो फाइनली आपका सॉल्व करके जो आंसर आएगा दैट इज R इज इक्वल टू 180 × 10⁻3 मीटर। ये आंसर आएगा आपका। चाहो तो आप 10 की पावर 3 को किलो भी बोलते हैं, किलो 1000 होता है ना, 1000 यानी 10 की पावर 3, तो आप इसे 180 किलोमीटर करके भी लिख सकते हैं, है ना। दोनों ही आंसर करेक्ट है। तो फटाफट जरा जल्दी से फुर्ती में से नोट डाउन कर लो। इसके बाद अब हमको अगला क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें बोल रहा है 27 आइडेंटिकल स्मॉल वाटर ड्रॉप्स हैव सेम चार्ज if they combine to form a big drop, find the ratio of capacity of big drop to the capacity of a small drop। वो कह रहा है 27 ड्रॉप है छोटी, क्लियर, और आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब है सेम है, सबके शेप जो है वो बराबर है ना, सेम साइज के हैं। ये मैंने थोड़ी देर के लिए ये बना दिया मैंने यहाँ पर, ये छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, है ना, ये छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं। छोटी ड्रॉप की रेडियस मैंने मान ली स्मॉल आर। दिखाई दे रहा है मैंने बोर्ड पे जो बनाया है स्मॉल आर रेडियस, दिखाई दे रही है। ऐसे कितनी नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं 27 ड्रॉप्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स 27, ठीक है। और 27 ऐसी छोटी छोटी जो ड्रॉप्स हैं इन सबको मिलाकर मैंने एक बड़ी ड्रॉप बनाई है, और इस बड़ी ड्रॉप का रेडियस है कैपिटल आर। बोल रहा है वो क्वेश्चन में बोल रहा है ये बात, है ना। ही इज टेलिंग यू देयर आर 27 आइडेंटिकल ड्रॉप्स, क्लियर, ओके। और इनको कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप क्रिएट की गई है, क्लियर। तो मैंने मान लिया छोटी ड्रॉप की रेडियस स्मॉल आर, बड़ी ड्रॉप की रेडियस कैपिटल आर। तो वो कह रहा है बिग ड्रॉप की कैपेसिटी और स्मॉल ड्रॉप की कैपेसिटी का रेशियो बता दो। गॉट द क्वेश्चन। सफिक्स में बी का मतलब बिग, एस का मतलब स्मॉल, है ना। बिग ड्रॉप और स्मॉल ड्रॉप की कैपेसिटी का रेशियो बता दो। क्वेश्चन समझ में आया, पहले तो ये बताओ। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया तो देखते हैं। आपको पता है ये क्वेश्चन ठीक 9th-10th के उस क्वेश्चन की तरह है जिसमें आप लोगों ने ये पढ़ा था कि लेड के स्फीयर हैं छोटे छोटे, उन्हें मेल्ट, सॉरी, है ना, उसको मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया है, ऐसा करके था ना। सेम वही क्वेश्चन है। ऐसे समझो छोटी छोटी बूंदी हैं और मिला के बड़ो बूंदी को लड़ुआ बनाया हुआ है। समझ में आ रही है बात, क्लियर।
है ना? खाओगे लड़ुआ? 15 अगस्त पे खवाएंगे हैं। सुने तो यहाँ तक बात समझ में? तो लिसन एवरीवन, तो कह रहा है वाटर ड्रॉप्स हैं, 27 बूंदें हैं, 27 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है। तो बड़ी ड्रॉप की कैपेसिटी और छोटी ड्रॉप की कैपेसिटी का रेशियो बता दो। तो भैया सुने ध्यान से, यहाँ पर मुझे साफ समझ में आता है कि वॉल्यूम ऑफ, है ना, वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप, एक मिनट, हाँ यहाँ से करता हूँ तो जगह पूरी आ जाएगी। वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप is equal to 27 into volume of वन स्मॉल ड्रॉप। बोलो भैया स्टेप समझ में आता है कि नहीं आता, पहले तो ये बताओ, है ना? 27 छोटी बूंदों का वॉल्यूम बराबर होगा एक बड़ी बूंद के वॉल्यूम के। सही बोल रहा हूँ? इसलिए मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप बराबर होगा 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप। एक स्मॉल ड्रॉप के वॉल्यूम में 27 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 27 स्मॉल ड्रॉप्स का वॉल्यूम हो जाएगा ये। बोलो भैया सही जा रहा हूँ? अच्छी बात है। अब ड्रॉप का शेप चौकूटा होता है ना? चौकूटा नहीं होता, सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है, चाहे स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है, जान तो है। तो बताओ भैया वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप, ड्रॉप बोले तो स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यू। बोलो, चूंकि बड़ी ड्रॉप है इसलिए रेडियस कैपिटल आर ली है, ठीक है। 27 को ऐसे लिखूं अच्छा लगेगा थोड़ा सा, 3Q लिख सकता हूं, बोलो, है ना? अच्छी बात है। आगे देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप, स्मॉल ड्रॉप है, स्फीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पर स्मॉल आर क्यों लिखा है समझ में आ रहा है? क्योंकि स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम चाहिए। बोलो भैया सही बोल रहा हूँ? अच्छा, 4 पाई ते 4 पाई टोद दो, 3 ते 3 फोद दो। बोलो, तो आर क्यू बराबर 3 का क्यू, आर का क्यू बचा, तो इसे ऐसे लिखूं, आर क्यू बराबर 3R का होल क्यूब। बोलो सही जा रहा हूं? क्यू ते क्यू कुटक दो तो आर बराबर 3R। बोलो भैया सही जा रहा हूं? हाँ, इक्वेशन 1 मान लिया मैंने इसे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सबको बात समझ में आ रही है? बोलो भैया ठीक है। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो अगली बात पे आते हैं। उसने मुझसे कहा है बड़ी ड्रॉप और छोटी ड्रॉप की कैपेसिटी का रेशियो बता दो। तो इधर कर रहा हूँ मैं आगे, आप जरूरी नहीं यहीं करें, आप नीचे कर देना। समझ गया ना मेरी बात को? मेरे पास प्लॉट छोटा पड़ रहा था हमारे, तुम्हारे पास तो प्लॉट काफ़ी बड़ा है ना? तो CB/CS यानी बड़ी ड्रॉप की कैपेसिटी और छोटी ड्रॉप की कैपेसिटी का रेशियो निकालना है। तो भैया ड्रॉप बोले तो स्फीयर, है ना? और कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर मैंने फॉर्मूला पढ़ा है 4πε0 KR, राइट? तो बड़ी ड्रॉप की कैपेसिटी निकालनी है तो 4πε0 KR, छोटी ड्रॉप की निकालनी है तो 4πε0 KR। बोलो भैया स्टेप समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? 4πε0 K थे, 4πε0 K कटी गई नहीं घटी गई। CB/CS बराबर कैपिटल आर की जगह 3R लिख दूं, कैपिटल आर की जगह 3R डिवाइडेड बाय आर। किस आधार पे लिखा? बाय इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आई बात? क्लियर है? आर क्लियर है? बोलो, तो हमारे पास क्या हासिल हो गया? बिग ड्रॉप और स्मॉल ड्रॉप की कैपेसिटी का रेशियो क्या आ गया? 3, या 3:1 भी लिख सकते, नीचे कुछ नहीं होता तो 1 ही तो मानते। बोलो भैया बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, तो जल्दी से फटाफट चमका दो इसे फुर्ती में। चलो करो फटाफट। अगला क्वेश्चन अब हम लोग के सामने, डिफाइन कंडेंसर और कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसके बारे में समझना है हमें, कंडेंसर होता क्या है। सुने भैया, घर में आपके में पिगी बैंक होता है, पिगी बैंक, गुल्लक है। तो जैसे तुमको कभी भी पैसे मिलते हैं तो तुम लोग गुल्लक में जमा करते हो कि चाट पहुँच के बराबर कर दे। तो काय के लिए चल रहे हैं? टिक्की के ठेला, भल्ला के ठेला, ओहो शिट, है ना? टिक्की भल्ला काय के लिए चल रहे हैं? बेचारे भूखे मर जाएंगे। सही है कि नहीं? है ना? बड़ा ख्याल है आपको सबका। खैर, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो जमा करते हैं, राइट? तो वो जो जमा करते हो ना आप पैसा, है ना,
तो गुल्लक क्या है? गुल्लक एक ऐसा डिवाइस है जो पैसे को अपने अंदर स्टोर करता है। गुल्लक इज अ डिवाइस इन विच यू कैन स्टोर द मनी। इन द सेम वे कोई पूछे कंडेंसर क्या है, तो कंडेंसर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या फिर चार्ज, कुछ भी बोल सकते हो। यानी कंडेंसर एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर आप चार्ज या एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? क्लियर? घर में जब पंखा वीक चल रहा है, ढंगते घूम ना रहा हो, तो अपन कहते हैं ना भैया जाओ कंडेंसर वीक है, वो जाओ कंडेंसर बदलवाओ। क्लियर? सही बोल रहा हूँ ना? तो वो कंडेंसर क्या है? वो कंडेंसर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, है ना, या विच इज़ यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? तो कोई भी अगर हमसे पूछता है कि कंडेंसर क्या होता है, तो कंडेंसर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या कंडेंसर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या मैं उम्मीद करूँ हम लोग समझ गए इस बात को। इसके बाद बात आती है, वो आपसे पूछेगा व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर। कंडेंसर का प्रिंसिपल क्या है? देखो बेटा, अभी तक अपन जो भी बात कर रहे थे ना, बार बार कंडक्टर कंडक्टर बोल रहे थे, अब हम कंडेंसर कंडेंसर बोलेंगे। क्लियर? और कंडेंसर का ही दूसरा नाम है कैपेसिटर। क्या नाम है? कैपेसिटर। फिलहाल कैपेसिटर पैपेसिटर तो गई तेल लेने, ज़्यादा दिमाग का दही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कंडक्टर और कंडेंसर इनमें फ़र्क समझिएगा थोड़ा सा। पल्ले नहीं पड़ेगा आपको, मैं बोल रहा हूँ, फिलहाल तो समझा रहा हूँ, वो सुन लो, थोड़ी देर बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। कंडक्टर जो होता है, कंडक्ट दोनों का एक ही फ़र्क है, कंडेंसर कंडक्टर और कंडेंसर का। कंडक्टर में एक ही प्लेट होती है और कंडेंसर में दो प्लेट होती हैं। ठीक है? कहानी सुनाता हूँ आपको, सुनो सुनो सुनो। कंडक्टर, जैसे आप मोबाइल देखते हो ना, मोबाइल 3G 4G 5G, है ना, है ना, तो क्या होता है, अपडेटेड वर्जन होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आ जाता है, सुधार आ जाता है ना। तो कंडक्टर ओल्ड वर्जन है। क्लियर? कंडक्टर ओल्ड वर्जन है। कंडक्टर की ये कमी थी, मैंने बताया था आपको कि ये कंडक्टर है, आपने इसे चार्ज दिया तो इसने चार्ज लिया, लिया नहीं लिया, लेकिन कमबख्त एक लिमिट से ज़्यादा चार्ज ले ही नहीं सकता, क्योंकि ओके गो, है ना, और मुझे इसकी कैपेसिटी बढ़ानी है ना, तो मुझसे कहा जा रहा है कि भैया इसकी कैपेसिटी भी बढ़ा, पर मुझे मालूम है एक लिमिट से ज़्यादा चार्ज दे ना सकता। सही बोल रहा हूँ ना? तो एक लिमिट से ज़्यादा चार्ज अगर देना चाहता हूँ तो ये फेल हो जाता है, काम नहीं करता, क्योंकि एक लिमिट से ज़्यादा चार्ज ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? तो फिर कंडक्टर का मॉडिफिकेशन आया कंडेंसर। क्लियर? अब ऐसा क्या हो गया कंडेंसर में, तो वो हम लोग देखते हैं। तो कहानी शुरू से शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है? देखिएगा, जैसे सपोज करिए, मान के चलिए ये एक मेटालिक प्लेट है, चौकूटी एक प्लेट है, ये दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए, ये दिख रही है आपको, ये एक प्लेट है ना, मान के चलिए एक सोने की प्लेट है, गोल्ड प्लेट है ये। ठीक है? ओके? और ये प्लेट यूँ धरी है, तो सामने से तुम्हें कहाँ नज़र आगो, तुम्हें तो लाइन नज़र आवेगी, आवेगी नहीं आवेगी, और इस प्लेट पे चार्ज है ना, इस प्लेट पे क्या है, चार्ज है। तो मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है? देखिएगा, तो ये एक प्लेट है और यहाँ से मैं इसे चार्ज दे रहा हूँ, तो इस प्लेट पे ये चार्ज आ गया। सीन क्लियर है बॉस? लेकिन कमबख्त एक लिमिट से ज़्यादा चार्ज नहीं दे सकता, एक लिमिट से ज़्यादा चार्ज नहीं दे सकता, क्योंकि एक लिमिट से ज़्यादा चार्ज देंगो तो ये ओके गो। सही बोल रहा है ना? एक लिमिट से ज़्यादा चार्ज नहीं ले सकता ये। अभी ये क्या है? अभी ये कंडक्टर है, कंडक्टर के तौर पर मैंने एक मेटालिक प्लेट ली, अभी ये कंडक्टर है, मैं इसे एक लिमिट से ज़्यादा चार्ज दूंगा तो ये चार्ज लेगा नहीं, है ना। अब पर मुझे इसकी कैपेसिटी बढ़ानी है, मैं इसकी कैपेसिटी बढ़ाना चाहता हूँ, तो मुझे मालूम है कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मेरे पास दो तरीका आते, या तो मैं चार्ज बढ़ाऊँ या मैं पोटेंशियल कम करूँ। हवाल यही बात तो कर रहे हो, तो मैं चार्ज एक लिमिट से ज़्यादा ले ना रहा हूँ, तो मैं जाको इस्तेमाल करेंगे, पोटेंशियल कम करेंगे, है ना, है ना। देखो भाई, इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक तरीका और भी था हमारे पास, कि इसका साइज बढ़ा दिया जाए। पढ़ा था ना अपन ने, अगर आपको याद हो तो, C बराबर 4πε0r साइज ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड कर रहा था, है ना। साइज बढ़ा देंगे तो भी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, पर वो पट्टा मोती यूं कह रहा है कैपेसिटी तो बढ़ानी है पर बगैर साइज बढ़ाए, मतलब सांप मच जाए,
हाँ, लाठी नहीं टूटे। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर? वो जो कह रहा हूं कैपेसिटी तो बढ़ाऊ बट विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। समझ में आई बात? क्लियर? तो चलो, तो फिर हमने क्या किया, हमारे पास एक ही तरीका बचता है फिर कि पोटेंशियल कम कर दें। पोटेंशियल कम कर देंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो हमने क्या किया, तुरंत इस चार्ज कंडक्टर के पास अनचार्ज कंडक्टर रख दिया। ठीक है भैया, चार्ज कंडक्टर के पास अनचार्ज कंडक्टर रख दिया। इस प्लेट को ए नाम दे दिया, इस प्लेट को बी नाम दे दिया। ठीक है, क्या रख दिया मैंने इसके पास, एक अनचार्ज कंडक्टर रख दिया। ठीक है, जब अनचार्ज कंडक्टर इसके बगल से रख दिया थोड़े से डिस्टेंस पे, तो आपको याद है कंडक्शन इंडक्शन याद है? तो इंडक्शन के कारण यहां पर नेगेटिव चार्ज और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बताया था मैंने, यूज करूंगा 1-2 दिन बाद, याद आया? क्लियर? क्यों आ गया, समझ में आया ये बात आपको? तो इंडक्शन के कारण यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पहले मुझे आप बताओ, आप इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हो, इस कंडक्टर की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हो, है ना? तो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मैं पोटेंशियल कम करना पड़ेगा, है ना? तो मैं चाहता हूं कि इसका पोटेंशियल कम हो जाए। अब आप बताओ, ये चार्ज इसके पोटेंशियल को कम करेगा या ये पॉजिटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को कम करेगा? हाँ, नेगेटिव इसके पोटेंशियल को कम करने की कोशिश करेगा और पॉजिटिव इसके पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश करेगा। सही बोल रहा हूं? तो मेरे लिए यूजफुल कौन सा हुआ इन दोनों में? नेगेटिव यूजफुल हुआ, क्योंकि मुझे पोटेंशियल कम करना है तभी तो कैपेसिटी बढ़ेगी। तो नेगेटिव तो मेरे लिए यूजफुल हुआ, है ना? पॉजिटिव फायदेमंद है क्या? नहीं है ना, क्योंकि पॉजिटिव तो इसके पोटेंशियल को बढ़ाएगा और पोटेंशियल बढ़ गया तो कैपेसिटी कम हो जाएगी। क्लियर? वो कैपेसिटी कम थोड़ी करनी, बढ़ानी है। तो मेरे लिए नुकसानदेह इन दोनों में कौन है? नुकसानदेह पॉजिटिव नुकसानदेह है। पॉजिटिव नुकसानदेह है, तो जो चीज हमारे लिए नुकसानदेह है उसे हम जमीन में गाड़ देते हैं। क्लियर है? उसे हम जमीन में गाड़ देते हैं। जमीन में गाड़ देने का मतलब ये है कि मैं इसे अर्थ से कनेक्ट कर देता हूं। अर्थ से कनेक्ट कर दूंगा तो ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज है यहां से थ्रू होते हुए जमीन में चला जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर? पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा? जमीन में चला जाएगा। चला गया? समझ में आई बात? और अब कई लोगों के दिमाग में जो घंटी बज रही होगी, यार पॉजिटिव चलोगे तो ये नेगेटिव क्यों नहीं गो? नेगेटिव क्यों नहीं गो? याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? जाने जकड़ के रखो है। कौन सा चार्ज है? फ्री चार्ज है या बाउंड चार्ज है? बाउंड चार्ज है। समझ गए? जो पॉजिटिव जमीन में चलोगे वो फ्री चार्ज है। ठीक है? कॉन्सेप्ट कहां के कहां यूज हो रहे हैं, बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो ये बात समझ में आई। तो ऐसा करके हमने क्या किया, इस कंडक्टर की कैपेसिटी को बढ़ा दिया विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। पहले जब एक ही प्लेट थी, केवल एक अकेली प्लेट थी, तो ये कंडक्टर था। अब इसके बगल से ये और आ गया तो अब ये कंडेंसर हो गया। क्या हो गया? कंडेंसर। कोई पूछे कंडेंसर क्या है, तो कंडेंसर इज ए डिवाइस। कंडेंसर इज ए डिवाइस। इस डिवाइस में क्या करते हैं? इस डिवाइस में किसी कंडक्टर की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। ये है प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर। क्लियर? यानी कंडेंसर इज अ डिवाइस इन विच वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। नहीं आई? बोलो भैया, सीन क्लियर है? कोई पूछे कंडेंसर क्या होता है, तो कंडेंसर इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। क्लियर? इसके फॉर्मूले की अगर बात की जाए तो इसका जो फॉर्मूला होता है, हमें मालूम है C बराबर Q अपॉन V होता है। पढ़ा था ना अपन ने, C बराबर Q अपॉन V। तो V यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है। तो गौर से देखिए Q अपॉन V। तो यहाँ दो प्लेटें हैं, एक A प्लेट है तो A प्लेट का पोटेंशियल, B प्लेट है तो B प्लेट का पोटेंशियल। ठीक है? चूंकि B प्लेट नेगेटिव है इसलिए ये नेगेटिव हो गया। समझ में आई बात? हम तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, पर बता दिया, अगर ऐसा दिख जाए तो डर मत जाइए। कहानी क्लियर है भैया? बोलो सुल्ले लल्ला। को पूछे कंडेंसर की डेफिनेशन क्या है, तो कंडेंसर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर? लेकिन अगर कोई पूछे प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर क्या है, तो कंडेंसर इज अ डिवाइस, कंडेंसर इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। समझ में नहीं आई? क्लियर? 2 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। आप लोग इसे घर पे पढ़ना, अच्छे से रिवाइज करना। मैं दिखा रहा हूं आपको, देखिएगा सभी लोग ध्यान से। ठीक है ना?
ये देखिए, एक तो मैंने ये जो हाईलाइट किया है, डिफाइन कंडेंसर और कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल, एक आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन पढ़ना है पूरा, ठीक है। और इसके बाद जो मैंने पूरी रामायण चिल्ला रहा था ना, वो पूरा ये रहा, डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर, ये पूरी कहानी दी गई है। क्लियर? तो ये दोनों क्वेश्चन हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे भैया, पढ़ लेंगे। क्लियर? ओके, दोनों पढ़ो, अब ही पढ़ो, कल किसने देखा। और एक बात सुन लें, इसके जस्ट बाद है ना, थोड़ी देर बाद तुरंत आपके पास फिर से नोटिफिकेशन आ जाएगी क्लास शुरू होने की, राइट, 6 से 7। इसमें कवरिंग पोर्शन कराया जाएगा, यानी जिन लोगों का स्टार्टिंग से पोर्शन छूटा हुआ है, चैप्टर 1 से जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं चाहे तो। क्लियर? आपकी इच्छा है। ओके, तो मैं बस जस्ट अभी शुरू करने वाला हूँ, तो आज के लिए पर्याप्त है, यहाँ पर पढ़ लेंगे आप लोग इसको। ओके, खत्म करूँ कहानी? ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, मिलते हैं हम लोग कल, फिर मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस, जय हिंद।